चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, बजट सत्र का आज तीसरा दिन। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के बजट पर होगी चर्चा। सदन में आज सवालों का जवाब देंगे मंत्री। वन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा मंत्री जवाब देंगे। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जवाब देंगे। डॉक्टर धन सिंह रावत भी विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देते नजर आएंगे। और आज भी हंगामे के आसार, तो जिला विकास प्राधिकरण मामले पर हंगामे के आसार। विपक्ष की तरफ से नियम 310 के तहत चर्चा की मांग कर सकती है कांग्रेस। उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग की प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाएगा। पुनः स्थापित हो भूमि संशोधन, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आज बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई में गूंजते नजर आएंगे। सुरेंद्र, आज सदन की कार्रवाई का तीसरा दिन है, जहां एक तरफ बजट पर चर्चा होगी, लगातार बजट पर चर्चा है, और तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के मंत्री आज सवालों का जवाब देते हुए भी नजर आएंगे। क्या कुछ आज रहने वाला है तीसरे दिन कार्रवाई को लेकर? देखिए, सदन की कार्रवाई जब शुरू होगी तो सबसे पहले कांग्रेस नियम 310 में अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी की उनकी ओर से नियम 310 में लगाया गया है। जिला विकास प्राधिकरण पर चर्चा की मांग करेंगे, क्योंकि सरकार ने जिला विकास प्राधिकरण को विरोध के बाद सस्पेंड कर दिया था, स्थगित कर दिया था, लेकिन व्यवहारिक दिक्कतें अभी बहुत सारी आ रही हैं, जिसको लेकर 310 के तहत चर्चा की मांग मनोज तिवारी यानी कांग्रेस करेगी। और इसमें अगर उनकी मांग स्वीकार होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो चर्चा के दौरान हंगामा हो सकता है। और प्रश्नकाल की शुरुआत अगर होती है तो प्रश्नकाल में आज वन मंत्री के अलावा सहकारिता, चिकित्सा और इसके साथ ही शिक्षा मंत्री प्रश्नों के जवाब देंगे, यानी सुबोध उनियाल और धन सिंह रावत का दिन आज होगा और तमाम प्रश्नों पर वो जवाब देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। 3 संशोधित विधेयक हैं जो सदन के पटल पर रखे जाएंगे। इसके साथ ही बजट पे चर्चा होगी, क्योंकि बजट पे कल ही चर्चा हुई और आज भी विस्तृत चर्चा होगी। कई सारे विधायक उसमें भाग लेते हैं, अपने सुझाव सरकार को देते हैं, इसलिए आज भी बजट पर विस्तृत चर्चा होगी। और सदन की जो कार्रवाई है थोड़ा हंगामेदार आज भी रह सकती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुरेंद्र। तो उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष पूरे तैश में दिखा और मंगलवार को बजट पेश हुआ तो बुधवार को विपक्ष ने बजट को लेकर सरकार पर तीखा प्रहार किया। नेता प्रतिपक्ष का ये आरोप है कि झूठ से आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की गई है। विपक्ष की तरफ से कई सवाल उठाए गए। सदन में बजट पर चर्चा, नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा वो सुनवाते हैं। तो बता दें कि सदन की जो कार्यवाही के दूसरे दिन भी हंगामा यहां पर देखने को मिला। बजट को गुमराह करने वाला नेता प्रतिपक्ष की तरफ से बताया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि झूठ के आंकड़ों से सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। तो बजट सत्र के दूसरे दिन देहरादून में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर निशाना साधा। यशपाल आर्य का आरोप है कि सरकार के मंत्री ठीक तरह से होमवर्क करके सदन में नहीं पहुंच रहे हैं, जिसका खामियाजा ये रहा कि सदन में विपक्ष के विधायकों के सवालों के सही जवाब नहीं आए हैं। तो इससे पहले भी नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की तरफ से इस तरह के सवाल खड़े किए गए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर सरकार के मंत्रियों पर होमवर्क न करने का आरोप लगाया है। जो कल हमारे माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए, विभागीय मंत्री अक्षम साबित हुए हैं। उनके होमवर्क में बहुत कड़ी कमी दिखाई दे रही थी। वो सवालों से बचना चाहते थे और आज भी हमारे माननीय सदस्यगणों द्वारा समाज कल्याण, परिवहन के प्रश्नों पर माननीय मंत्रीगणों ने चुप्पी साध ली। और अब बड़ी खबर, उत्तराखंड परिसंपत्ति विवाद मामला। यशपाल आर्य का सरकार पर वार, 22 साल बाद नहीं मिला हक। तो बड़ी जानकारी, उत्तराखंड परिसंपत्ति विवाद मामले में यशपाल आर्य ने सरकार पर निशाना साधा है। सरकार पर वार करते हुए सवाल खड़ा किया है कि 22 साल के बावजूद अभी तक हक नहीं मिल पाया। तो उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने परिसंपत्ति विवाद को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। क्या परिसंपत्तियों का बंटवारा
ईमानदारी से कर पाए हैं, क्या बड़े फैसले ले पाए हैं। सिंचाई विभाग की ही हजारों करोड़ की संपत्ति उत्तर प्रदेश के हाथों में है, उत्तर प्रदेश के स्वामित्व है, लेकिन इनका साहस नहीं है। बैठकें होना इसके मायने की बैठकों का उसके परिणाम आने चाहिए, बैठकों के नतीजे आने चाहिए और जनता को दिखना चाहिए। सदन में हरीश धामी ने उठाया मुद्दा, तो क्षेत्र की परेशान जनता का मुद्दा उठाया, सेना पर परेशान करने का आरोप। तो सेना ने रास्तों को बंद किया है, हरीश धामी शमशान घाट मंदिर जाने में परेशानी। तो ये तमाम ऐसे सवाल जो यहां पर सदन में गूंजते नजर आए। तो बड़ी जानकारी, क्षेत्र के परेशान जनता का मुद्दा यहां पर उठाया। सेना बाद में बसी है, उन क्षेत्रों में हम लोग पहले से निवास कर रहे हैं और हम भारतीय सेना का सम्मान करते हैं। मैं खुद एक सैनिक का बेटा हूं, तो मैंने आज सदन से मांग की है, मैंने और माननीय मयूख महर्षि जी ने, कि जब तक सरकार और सेना के बीच वार्ता नहीं होता तब तक जो वहां पर निवास करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जैसे पिथौरागढ़ में 100 मीटर के डिस्टेंस में कोई निर्माण कार्य करने से रोका जा रहा है, वहाँ पर पेयजल की टैंकी तोड़ दी गई थी। इसी तरह मेरी विधानसभा धारचूला में भी जो कुमाऊं कोर्ट से लगा हुआ क्षेत्र है, देवल हाट वाला एरिया है, उन एरियाओं में हमारे मंदिरों का निर्माण नहीं होने दिया जा रहा है। तो वहीं सदन में वृद्धा पेंशन योजना का गूंजा मुद्दा, अनुपमा रावत ने उठाया मुद्दा। हरिद्वार ग्रामीण से विधायक है अनुपमा रावत, कांग्रेस सरकार से में मिलता था लाभ। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि अनुपमा रावत ने सदन के अंदर वृद्धा पेंशन योजना को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि इस कांग्रेस सरकार में पति पत्नी को लाभ मिलता था, लेकिन 2017 में बीजेपी सरकार ने नया नियम लेकर आई और नए नियम के मुताबिक जिनकी संतान की उम्र 20 साल से ज्यादा, उनको इस दायरे से अलग कर दिया गया है। इसमें मैंने पूछा था कि पति पत्नी दोनों को पेंशन दी जा रही है, उसकी पात्रता क्या है और कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उसमें एक तो पात्रता के मानक पूछे गए और दूसरा मैंने ये माननीय मंत्री जी से पूछा कि क्या इन मानकों के कारण बड़ी संख्या में महिलाएं वृद्धावस्था पेंशन पाने से वंचित हो रही हैं, जिसका जो उत्तर भाषण में मुझे आया, उन्होंने कहा कि हाँ, जो हमने मानक बनाए हैं उसमें काफ़ी तादाद में जो हैं हमारी बहनें जो वृद्धावस्था में हैं वो वंचित हो रही हैं। वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग पर सवाल, तो आयोग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठे हैं। विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग की है। तो संसदीय कार्य मंत्री ने सरकार का पक्ष रखा। 89 लिखित परीक्षाओं को संपन्न कराया गया, 4 से 5 में ही गड़बड़ी की शिकायत मिली है। तो बड़ी जानकारी, तो सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक भुवन कापनी ने उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और जिसको तत्कालीन सरकार का संरक्षण है, 80,000 युवाओं की भर्ती होती है और उसको 18 पालियों में कराया जाता है। आप समझिए, क्या सरकार के पास 80,000 युवाओं का एक दिन में एग्जाम कराने का इंतजाम नहीं है? यही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पीसीएस प्री के एग्जाम में 2,58,000 युवाओं को एक दिन में एग्जाम कराती है और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 80,000 को 18 दिन में कराती है। और 18 दिन में जो 1800 क्वेश्चन आते हैं उनमें से 332 क्वेश्चनों को डिलीट कर दिया जाता है, क्योंकि उनके जिन लोगों से वो मिले हुए हैं उनको फायदा मिले। तो यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
और ब्रेक के बाद रुख बड़ी खबर का। बागेश्वर में ट्रक में लगी भीषण आग, तो आग से जलकर खाक हुआ ट्रक। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं, तो राजमार्ग बता दें कि ट्रक हिंगारू टोला के पास की ये पूरी घटना है, जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। NH 309A राजमार्ग पर खड़ा था ये ट्रक। इसी दौरान ये हादसा, देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो आग से जलकर किस तरह से ट्रक ये राख हो गया, वो तस्वीरों में देख रहे हैं। तो आग लगने के हालांकि कारणों का पता नहीं चल पाया है, जो अभी फिलहाल जांच का विषय है। हिंगारू टोला के पास ये पूरी घटना हुई है, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो बागेश्वर में ट्रक में भीषण आग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट को सर्वस्पर्शी बताते हुए कहा कि ये बजट मील का पत्थर साबित होगा और बजट में सभी के विचारों के साथ साथ बीजेपी के दृष्टि पत्र के वादों को भी शामिल किया गया है। यह बजट सर्वस्पर्शी बजट है। इसमें होलिस्टिक अप्रोच रखी गई है और जो इसका सबसे मजबूत पक्ष है, यह है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास उनके विजन के अनुरूप है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और इसी ध्येय को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस बजट संकल्प प्राप्ति के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह बजट हमारे दृष्टि पत्र के आधार पर बनाया गया बजट है और हमने आपका बजट, आपका सुझाव कार्यक्रम लेकर सभी के विचार हमने इसमें समाहित किए हैं। इसमें हमने नारी सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, चिकित्सा, युवा कल्याण, कृषि, उद्योग जैसे क्षेत्रों को, शिक्षा, ट्रिपल वे कनेक्टिविटी, मानस खंड, मंदिर माला, रोपवे निर्माण सहित नए क्षेत्रों को भी इस बजट में हमने पूरी तरह से रखा है। और इसे लीक से हटकर बनाए गए बजट का अध्ययन करने का मैं सभी से आह्वान करता हूं कि वो सभी लोग इसका अध्ययन करें और प्रसारित किया जा सके। यह बजट नहीं बल्कि उत्तराखंड बनाने का अर्थ संकल्प है और आचार्य चाणक्य के अर्थ प्रबंधन को लेकर दी गई परिकल्पनाओं के अनुरूप है। तो वहीं पूर्व सीमा हरीश रावत का सरकार पर हमला, गैरसैंण में सत्र न आयोजित होने पर नाराजगी। तो बड़ी जानकारी, कांग्रेस सरकार ने देखे थे बड़े बड़े सपने, शहीदों जनमानस की भावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो सरकार पर हमला बोलते हुए गैरसैंण में एक बार फिर गदर छिड़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण पहुंचे। गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित न किए जाने के विरोध में बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किया। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बड़े सपने के साथ भराड़ीसैंण में इतनी बड़ी संपत्ति खड़ी की थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार की मंशा के साथ साथ उत्तराखंड के शहीदों और जनमानस की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। कटु और बहुत छल वाला निर्णय है। हम इस निर्णय की भर्त्सना करते हैं, हमको ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। और भराड़ीसैंण का क्या स्टेटस है, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है या नहीं है तो सरकार कब भराड़ीसैंण बैठने आ रही है, इस पर जो है मुख्यमंत्री को बयान देना चाहिए। सीएम धामी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत राष्ट्र सेवा में समर्पित युवाओं को 4 साल पूर्ण करने के बाद CAPF और असम राइफल की भर्ती में प्राथमिकता देने का फैसला ऐतिहासिक है। इस क्रांतिकारी फैसले हेतु प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह का धन्यवाद। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता अभियान का फ्लैग ऑफ किया। इस अभियान में यात्रा दल गौरीकुंड से केदारनाथ धाम में जन जागरण अभियान चलाएगा, साथ साथ स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करेगा। यात्रा दल बुधवार को देहरादून से रवाना हुआ, जो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की यात्रा मार्ग पर स्वच्छता अभियान चलाएगा। जो यात्री आ रहे हैं उन यात्रियों की सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा, स्वच्छता
आने जाने का प्रबंध, सभी से हमने निवेदन किया है कि जब तक सबकी अपने ठीक प्रकार से व्यवस्था न हो, स्वच्छता का और स्वास्थ्य का भी इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है सभी लोगों को, क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों को हमने कहा भी है कि जब तक उनके हेल्थ सर्टिफिकेट, उनकी हेल्थ उनको अलाउ न करे तब तक वो लोग यात्रा न करें। तो अब केदारधाम में बारिश और बर्फबारी से दर्शन की बारी का इंतजार करने वाले यात्रियों का बचाव किया जा सकेगा। बर्फबारी और बारिश से बचाने के लिए केदारनाथ में रेन शेल्टर लगाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को सहूलियत होगी और पहली बार केदारनाथ धाम में रेन शेल्टरों का निर्माण हो रहा है। केदारनाथ में प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए रेन शेल्टर्स का निर्माण किया है, जिसके बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं का बारिश और बर्फबारी से बचाव हो सकेगा। पहले श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए खुले में लाइन में खड़ा होना रहता था, जिससे अक्सर लोग हाइपोथर्मिया के शिकार हो जाते थे। अब उनका इससे बचाव हो सकेगा। पहले जो यात्री लाइन में खड़ा होता था वो भीग जाता था और भीग जाने के बाद में उसको हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता था और फर्दर उसको फिर प्रॉब्लम होती थी। तो अब सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि रेन शेल्टर टेम्परेरी एटलीस्ट केदारनाथ में बना दिए गए हैं, जो कि टेंट वाले रेन शेल्टर हैं, जिससे यात्री एटलीस्ट भीगने से बच सकता है और हाइपोथर्मिया का शिकार नहीं हो सकता है। करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसे केदारनाथ धाम में मौसम कब बदल जाए पता नहीं रहता। यहाँ मई जून के महीने में भी बर्फबारी और बारिश हो जाती है। लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, जिन्हें बर्फबारी और बारिश से बचाना भी जरूरी था। देखिए, जैसा मैंने कहा कि रेन शेल्टर करीबन 350 मीटर की जो दूरी है उस पर लगाए जा रहे हैं और इससे निश्चित तौर पे जो व्यक्ति लाइन में लगा है उसको सुविधा होगी। साथ ही वहाँ पे जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, व्यापार संगठन के लोग हैं, उनकी भी मांग थी कि यात्रियों के लिए और सुविधाएं डेवलप की जाए, तो शौचालय की संख्या भी वहाँ बढ़ाई गई है। और बारिश में हमने वहाँ पे एक अनाउंसमेंट सिस्टम भी डेवलप किया है ताकि आपदा की दृष्टि में पूरे ट्रैक रूट में हम कहीं भी अनाउंसमेंट कर सकें। तीर्थ पुरोहितों की ये मांग लंबे समय से थी। अब करीब 350 मीटर लंबा रेन शेल्टर मंदिर प्रांगण से गोल चबूतरे तक लगाया गया है। इसे हेलीपैड तक लगाए जाने की योजना है ताकि यहां आने वाले हर श्रद्धालु को पूरी तरह से बारिश और बर्फबारी से बचाया जा सके। टीम न्यूज़ स्टेट। और अब बड़ी खबर चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई। बता दें, दुर्घटना पर 1 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। तीर्थयात्रियों को मिलेगा बीमा कवर। तो दुर्घटना पर 1 लाख रुपए का बीमा कवर यहां पर दिया जाएगा। तीर्थयात्रियों को 1 लाख रुपए का बीमा कवर। मंदिर समिति ने पर्यटन मंत्री का आभार जताया है। बद्री केदार मंदिर समिति के जरिए ये सुविधा मिलेगी। बड़ी और अहम जानकारी चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई। तो बता दें कि तीर्थयात्रियों को किसी भी दुर्घटना पर अब 1 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। आपने बता दें कि इस खबर को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। एक बार फिर आपको बता दें कि तीर्थयात्रियों को किसी भी दुर्घटना पर 1 लाख का बीमा कवर जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये बड़ी राहत मंदिर समिति की तरफ से दी जाएगी। इसी के साथ पहाड़ समाचार में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।